गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी गाइज। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही, बाकी DSSS भी हो गया आपका। टीजीटी किसी भी स्टेट का अगर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी, और किसी भी GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जिस किसी एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पर भी लिटरेचर में ये राइटर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या खास है आज के प्रैक्टिस सेट में गाइज। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डेफिनेटली यू विल लाइक एंड देयर आर वेरी रिलेवेंट क्वेश्चंस फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चलिए तैयारी देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले ये कह दूं आपसे कि अगर फर्स्ट विजिट है आपकी मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को रन करे चैनल। ठीक है, आगे बढ़ाना है आपको वीडियो को। ठीक है गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है ताकि जो चैनल है वो रन करे और वीडियोज़ का लाभ जो है सभी लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, आपको इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है सबसे पहले। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे आप। हाँ गाइस, तो कैसे करेंगे आप इसको देख लीजिए अच्छे से। इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है और बहुत बढ़िया उम्दा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर आता है तो पिकविक पेपर्स आएगा, क्योंकि ठीक है पिकविक पेपर्स हमारा कब आया था। पिकविक पेपर्स की बात करें तो इसका टाइम पीरियड माना जाएगा आपका 1836 से लेकर के 37 कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद आता है निकोलस निकलबी। ओके, इसके बाद आता है निकोलस निकलबी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1838 से लेकर के 39 माना जाता है। इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आता है आपका डेविड कॉपरफील्ड। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा 1849 से लेकर के 50 तक का रहेगा। और लास्ट में हमारा बचता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1860 से लेकर 61, एक वर्ड में अगर आप कहना चाहते हैं तो 61 कह सकते हैं। डेविड कॉपरफील्ड को आप 36 कह सकते हैं। ओके, और सॉरी 36 थोड़ी ना, 50 है ना, 50 कह सकते हैं। जो पिकविक पेपर है उसको आप 37 कह सकते हैं। निकोलस जो निकलबी है उसको आप 39 कह सकते हैं। इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से। तो पिकविक पेपर आएगा सबसे पहले। इसके बाद आता है आपका निकोलस निकलबी 39 में। इसके बाद बात करते हैं 50 की, तो डेविड कॉपरफील्ड आएगा। और इसके बाद आएगा आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, चलिए। हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द डिकन्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन का एज का जो डिकन्स है वो किसको माना जाता है। थॉमस डेकर, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर या फिर बेन जॉनसन। तो इनमें से किसको आप मार्क करेंगे। तो ए ऑप्शन गाइज, थॉमस डेकर को जो है चार्ल्स डिकन्स कहा गया है एलिजाबेथन एज का। ओके, द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविसम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ स्टडी इन। जो कैरेक्टर है मिस हैविसम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, वो किस चीज़ की स्टडी उसके ऊपर की जा सकती है। मैसोचिज्म, निहिलिज्म, सैडिज्म या फिर नन। तो कौन सा होगा इसमें से। तो आई थिंक इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि सैडिज्म। बिकॉज वो हमेशा सैड रहती है। वो एक फिक्स टाइम पे जो है उसने अपनी घड़ी को भी रोका हुआ है, क्योंकि उसकी शादी जो है एक फिक्स टाइम पे रुक गई थी। तो उसके बाद से ही वो उस टाइम को जो है रोक के रखती है घड़ी को। ओके, उस घड़ी को जो है वो उसी टाइम पे गाइस रोक के रखती है। ओके, तो ये जो है सैडिज्म, वो उसका दुख जो है वो मनाती ही रहती है। चलिए, हम्बग कैशबी इन लिटिल डॉरिट इज। चार्ल्स डिकन्स का ही प्ले है ये, सॉरी नॉवल है। तो हम्बग कैशबी जो है वो क्या है। अ फनी कैरेक्टर है, फिलोसफर ऑफ ओरिएंटेड थॉट है, अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम ट्यूडर स्टॉक है, या फिर एन ऑफिसर इन ब्रिटिश नेवी है। तो इसका आप क्या मार्क करेंगे गाइस। तो लिटिल डॉरिट एक नॉवल है जो 1555 में आया था। मैं बता दूं आपको, ये आया था आपका, सॉरी इसको अगर आप देखें तो ये आया था आपका गाइज 1857 में। 1857 मान लीजिए, वैसे 55 से स्टार्ट हो गया था बट सीरियल ही पब्लिश हुआ है तो 57 मानेंगे वैसे आप इसका जो। तो ये एक अटैक है इनजस्टिस पे, है ना, कंटेम्पोरेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम पे जो इनजस्टिस का जो मामला है तो उस पे ये क्या करता है। तो गाइज इसका क्वेश्चन जो है आप आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो आप बता दीजिए तब तक, और कल मैं आपको इसका जो है आंसर दे दूँगी। तो आप इसमें बताना है आपको कि आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें से। ठीक है, चलिए। इन विच सोसाइटी डज नॉट प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की में जो है वो अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं। कौन, मैथ्यू अर्नोल्ड। किसका वर्क है कल्चर एंड एनार्की।
पता होना चाहिए आपको गाइस डेफिनेटली। किसका वर्क है ये? कल्चर एंड एनार्की, मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। और उन्होंने अपने आप को रखा है फिलिस्टाइंस में। किस में रखा है? फिलिस्टाइंस में रखा है। क्या मतलब होता है इसका? मिडिल क्लास। ठीक है, मिडल से इसका मतलब गाइज। और बारबरियंस का देखें, बारबरियंस का देखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं ये क्लियर कर दूंगी। चलिए, हैरोल्ड स्किम्पोल इन ब्लीक हाउस इज़ अ कैरिकेचर ऑफ। हैरोल्ड जो स्किम्पोल है ब्लीक हाउस में, तो गाइज ब्लीक हाउस फिर से चार्ल्स डिकेंस का आ गया है, तो इसमें जो है वो कैरिकेचर है स्किम्पोल, तो वो किसका है? तो इसमें जो आंसर होगा गाइज वो होगा ली हंट। ओके, विच टर्म हैज़ बिन यूज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन हिज कल्चर एंड एनार्की फॉर मिडिल क्लासेस। तो मिडिल क्लासेस के लिए अपने कल्चर एंड एनार्की में उन्होंने कौन से टर्म को यूज़ किया है? तो कल्चर एंड एनार्की जो पब्लिश कब हुआ था ये भी देख लीजिएगा। इज कब पब्लिश हुआ था? ये आया था आपका 1869 में, राइट, 1869 में। और टाइम स्पेन पता है आपको मैथ्यू अर्नोल्ड का? तो देख लीजिए 1822 से लेकर के 1888, है ना, आसान है। चलिए, तो अब फिलिस्टाइंस को मिडिल क्लास कहेंगे आप, मिडिल क्लास होगा इसका। बारबरियंस का क्या होता है ये भी बताइए, अगर आपको पता है तो सोचिए माइंड में। बारबरियंस का क्या होता है? बारबरियंस होता है एरिस्टोक्रेटिक्स। ओके, जो एरिस्टोक्रेटिक्स हैं, एरिस्टोक्रेटिक्स को हम बारबरियन कहेंगे। ठीक है, पॉपुलेस को कहते हैं वर्किंग क्लास। गाइज पॉपुलेस को कहते हैं, ये जगह कम है यहाँ पे, थोड़ा सा आप सुन लीजिए बस, वर्किंग क्लास, है ना, लिख नहीं पाती हूँ अच्छे से। ओके, तो ये क्लियर हो गया पूरा। अब देखते हैं द थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक द कैरेक्टर लाइटनिंग डेजल अवर आइज रेनिंग टॉरेंट्स आर ब्रीज्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ की है, किसकी है? तो गाइज ये जो लाइन है ये रग्बी चैपल की है और मैथ्यू अर्नोल्ड की। ठीक है, रग्बी चैपल की है। चलिए, अब ये आ गया है आपका कि ब्लो बगल, ब्लो सेट द बिल्ड इकोज फ्लाइंग, ब्लो बगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग। तो ये जॉन कीट्स की है, टेनिसन की है, या फिर आपके मैथ्यू अर्नोल्ड की है, या फिर किसकी है, ये आपको बताना है गाइज। तो ये जो ब्लॉक बगल बगल करके है ये लाइन आपकी कहाँ की है ये आपको बताना है गाइज। तो इसका जो आंसर होता है वो बनता है ऑप्शन सी, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन का टाइम स्पेन क्या है? 1809 से लेकर के 18। गाइज मैं इतनी बार रटवा दूंगी आपको, जितनी बार भी हर राइटर का क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, और गाइज बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है आपको, अभी टफ लग रहे हो लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ईजी क्वेश्चन करके कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे एग्जाम में, ये बताइए। ईजी क्वेश्चन करके एग्जाम तो निकलेगा नहीं ईजी से, ये तो एकदम फिक्स है बात। तो बताइए क्या करोगे उनका पढ़ करके, है ना। तो ज़रा टफ पढ़िए ताकि इजी को आप खुद ही कर पाएँ। ठीक है, चलिए। ईयर्स आइडल ईयर्स टीयर्स टीयर्स ये टीयर्स ही होना चाहिए, ये भी गाइज, सॉरी किसी तरीके से वाई हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये टी होना चाहिए, है ना, ये टी होना चाहिए। टीयर्स टीयर्स आइडल टीयर्स आई नो वट दे मीन, टीयर्स ऑफ द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर राइज इन द हार्ट एंड गेदर टू द आइज। तो आपको बताना है कि ये वैसे ये है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स की, लेकिन कौन सा वर्क है? तो गाइज ये प्रिंसेस, ऑप्शन ए, यानी कि ये प्रिंसेस नाम का जो इनका वर्क है ये उसी में से आया है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ टेनिसन स्टार्ट विद द लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। ये लाइन आप देखिए, करेज इसको संबोधित किया गया है, करेज को। ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। तो यहाँ पर मोर्टेड ईर्थर है, यूलिसिस है, ब्रेक ब्रेक बेक है, लोटस ईटर्स है। तो ये सारी जो है ये आपकी टेनिसन की हैं। तो कौन सी पोएम में से आपको ये लाइन मिलती है? तो गाइस यहाँ पे डी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। पीजीटी 2021 में भी आया है, और उससे पहले जो 2016 में पीजीटी हुआ था, 5 साल में होता है, तो उसमें भी आया है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोटस ईटर्स की लाइन है ये। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स द डीप
moons round with many। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन से वर्क की लाइन है। मैनी वॉइसेस, स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। क्रॉसिंग द बार टेनिसन की है, यूलिसिस टेनिसन की है। और रोड नॉट टेकन भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो आपको ये बताना है फिलहाल कि ये किसकी पोएम में से है और कहाँ से है। गाइस ये यूलिसिस का है। ओके, द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, और इसको अच्छे से देख लीजिए, लाइंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। तो ये सी ऑप्शन आपका यूलिसिस हो जाएगा, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, पोएम है। Which of the following critics has initiated and emphasized the need of practical criticism as the fundamental requirement of a critic? कौन सा क्रिटिक ये मानता है इनमें से कि ये जो क्या कहा है कि प्रैक्टिकल जो क्रिटिसिज्म है ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रिटिक की। मतलब सबसे पहले उसको इस पर गौर करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए क्रिटिसिज्म, ऐसे नहीं कि हवाओं में बात हो रही है ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो आइए, रिचर्ड्स हैं, रेने वेलिक हैं, विलियम वेल्स हैं, या फिर एफर लेविस हैं, कौन है जो इसका आंसर है। हाँ जी, तो गाइस जिसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आइए रिचर्ड्स का ये कहना है, मानना है। एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन, एक एप्लीकेशन जो है हाई स्टाइल की, किसमें, ट्रिवियल होता है तुच्छ चीज़ों पर, एक हाई स्टाइल को यूज़ कर लेना, क्या रिजल्ट आता है फिर उसका। तो मॉक एपिक बनती है, बैलेड बनती है, या एपिकल प्रोज बनती है, इस तरीके से। तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मॉक एपिक। ठीक है गाइज, क्या हो जाएगा, मॉक एपिक। क्या होती है मॉक एपिक? तो एपिक का एक छोटा सा रूप होता है ये, जैसे रेप ऑफ द लॉक आपने देखा है ना, अलेक्जेंडर पोप का जो रेप ऑफ द लॉक आपने देखा है वो एक क्या है, ठीक है, मॉक एपिक है। चलिए, हु यूज्ड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़, इस टर्म का यूज़ किसने किया था? तो गाइस जिसका आंसर है विलियम जेम्स ने सबसे पहले इस टर्म को जो है यूज़ किया था, किसमें, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, जो इनका आया था 1890 में, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, याद रखिएगा गाइस, थोड़ा लंबा है, मैं लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पर। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ट्रैक्टरियन मूवमेंट? तो ट्रैक्टरियन मूवमेंट आपको पता है, इसका जो अदर नेम है वो क्या है, दूसरा क्या नाम इसको हम कह सकते हैं, तो ये आपने बताना है। तो गाइस जिसका जो है बी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, यानी कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ही हम ट्रैक्टरियन मूवमेंट कहते हैं। एक शॉर्ट भी डाला था मैंने इसका कल परसों। तो 33 से लेकर के इसका जो टाइम है गाइस वो 33 से लेकर 41 है, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था। क्या था गाइस, 33 से लेकर के 1833 से लेकर के ये हो जाएगा आपका 41 तक का। ओके, और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था अर्ली 30s में, 30s का मतलब यही है 33। तो किसके द्वारा? एंग्लिकन क्लर्जीमैन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट। चलिए, तो 17 क्वेश्चन है, करेक्ट द स्पेलिंग आपको बतानी है, और मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग याद करना, क्योंकि गाइज जो पिछली बार एग्जाम हुआ था ना उसमें 7-8 स्पेलिंग ही थी और बहुत आसान स्पेलिंग थी, ऐसा नहीं है कि टफ थी, एक भी स्पेलिंग ऐसी नहीं थी, लेकिन बच्चे उनको भी टफ करके आए थे, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि इस चीज़ों को क्या पढ़ना है ना, इसलिए चीज़ें गलत हो जाती हैं। सब लोग सोचते हैं कि इन चीज़ों को क्या पढ़ना, ये तो बहुत ईजी है, हो जाएंगी ऐसे ही, लेकिन हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है गाइज। एक छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर देती है, एक नंबर पे लड़ाई रहती है। तो यहाँ देखें आप कि जो फ्लफ़ी है इसका क्या बनेगा, तो गाइज ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि फ्लफ़ी। तो ध्यान से देख लीजिए इस स्पेलिंग को, 2021 में आया है ये क्वेश्चन। करेक्ट स्पेलिंग, गायनेकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग आपको बतानी है। तो देखिए गायने इकोलॉजिस्ट, ऐसे इसको याद रख सकते हो आप, यानी कि डी ऑप्शन गायने, भाई GYNA गायने बन गया, ECO इको बन गया, और लॉजिस्ट देखिए GYNA गायने, इको और प्लस करके फिर हो जाएगा अपना लॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। करेक्ट करें, एनक्रिप्ट की स्पेलिंग आप करेक्ट करें, तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है, एन और एनक्रिप्ट, ठीक है, और किसी पे नहीं जाइएगा, ENCRYPT। अब होता है कॉम्प्रीहेंसिबल की स्पेलिंग देखा, इसमें बताना है आपको कि कौन सी करेक्ट है इनमें से, या फिर कोई सी भी करेक्ट नहीं है, ऐसा बताना है आपको। आप देखिए कॉम्प्रीहेंसिबल की गलत है ये, ठीक है, कंटेम्प्टिबल की सही है, और कॉर्पोरल, ये कॉर्पोरल नहीं होता, कोरपोरल होता है, कोरपोरल मतलब एक ही जगह यहाँ ओ आएगा,
कॉर्पोरियल होता है। और यहाँ देखें आप, ये जो कॉम्प्री है ना, कॉम्प्रा है, कॉम्प्रा हो गया है यहाँ पे, कॉम्प्री होना चाहिए, यानी कि ई, COMPRE, ठीक है। तो आपकी जो ये बी है ये आपकी सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो गाइज आज के क्वेश्चन बस इतने ही थे और क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू गाइज, एडवांस में थैंक यू है आपको लाइक और शेयर करने के लिए। ओके।